Brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको कहानी से पहले। ये एक गुड़िया है, अब पता नहीं इसे गुड़िया ही कहेंगे शायद, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। इस पर पीला रंग भी है, लाल भी है। तो असल में जब पुलिस वालों ने इस गुड़िया को ध्यान से देखा तो उन्होंने बताया कि इस गुड़िया का श्रृंगार किया गया, यानी इसे सजाया गया, और ये सिंदूर है, ये हल्दी है और ये सारी चीज़ें। अब ठीक है, एक गुड़िया है तो इसमें क्या खास है, लेकिन एक गुड़िया अगर किसी बैंक के लॉकर रूम में रखी हो और उस बैंक के किसी स्टाफ का उससे कोई लेना देना ना हो, तो भी एक सवाल आएगा, भाई कौन रखेगा। दूसरा, उस बैंक के उस लॉकर रूम में वो गुड़िया पाई जाए जिस बैंक के लॉकर रूम से 53 करोड़ के गोल्ड की चोरी हो गई हो, 53 करोड़ रुपए का सोना चुरा लिया गया हो। हमारे देश में गोल्ड चोरी की जितनी बड़ी वारदातें हुई हैं उनमें से शायद टॉप 5 में ये चोरी है, और ये अभी पिछले महीने की बात है। अब एक तो एक बैंक के अंदर चोरी, 53 करोड़ का सोना चुरा कर ले जाना, और चोर जाते जाते उसी लॉकर रूम में एक गुड़िया को छोड़कर जा रहा है। तो आखिर राज क्या है, मामला क्या है। कोई चोर अमूमन किसी क्राइम सीन पर कोई सबूत छोड़ने से बचता है, लेकिन यहाँ चोर बाकायदा एक गुड़िया को छोड़कर जा रहे हैं। अब इसके पीछे उनका क्या मकसद है, क्या इरादा है। तो पहले पूरी कहानी, फिर इस गुड़िया का राज आप खुद समझ जाएंगे। ये कहानी है कर्नाटक की। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है विजयपुरा, और इसी विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है मनागुली। इसी मनागुली शहर में एक बैंक, कैनरा बैंक, बड़ा मशहूर बैंक है हमारे देश का। तो इसी कैनरा बैंक की एक ब्रांच यानी एक शाखा थी मनागुली शहर में। 25 मई की बात थी, देर रात। 25 मई को अचानक कुछ लोग बताते हैं कि इस बैंक अंधेरा हो चुका था, कुछ सस्पिशियस चीज़ें हो रही हैं, कुछ आवाज़ आ रही है। इसके बाद कुछ लोग आते हैं, फिर बैंक के स्टाफ को खबर दी जाती है। छोटा सा शहर, एक दूसरे को सब जानते हैं। वो लोग पहुंचते हैं, देखते हैं बैंक का मेन गेट टूटा हुआ है उसका। फिर उसके बाद बैंक के स्टाफ आते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं लॉकर रूम का ही दरवाज़ा टूटा हुआ है। फिर अंदर देखते हैं कि एक लॉकर, जो सबसे बड़ा लॉकर है, वो खुला पड़ा हुआ है और उसके अंदर का रखा सारा सोना गायब। अब फ़ौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है। जब मौके पर आती है पुलिस और देखती है, तो अभी तक ये था कि एक बैंक में चोरी हुई, एक लॉकर में से कुछ चला गया, बाकी लॉकर सब सही सलामत है। लेकिन जब बैंक के स्टाफ बताते हैं कि सर इस एक लॉकर में 53 करोड़ का गोल्ड रखा हुआ था, 53 करोड़, तब पुलिस भी हैरान। अब लगता है ये छोटा मोटा मामला तो है नहीं। कर्नाटक स्टेट की अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी, और देश में गोल्ड की चोरी के चुनिंदा वारदातों में से एक, टॉप 5 में इसको आप रख सकते हैं। 53 करोड़ का गोल्ड अगर कोई चुरा ले तो फिर पुलिस भी कहाँ चैन से रह पाएगी। अब फ़ौरन पुलिस की टीम की तफ्तीश शुरू होती है। आनन फानन में 8 अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम को काम दिया जाता है कि तुम आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल डालो। एक टीम को काम दिया जाता है कि इस बैंक के जितने भी स्टाफ हैं उन सबकी कुंडली निकालो। एक टीम को काम दिया जाता है कि इस बैंक के इर्द गिर्द जितने भी मोबाइल के टावर हैं उन टावर पर 25 मई की रात कोई भी सस्पिशियस, संदिग्ध कॉल मिले उसको ज़ीरो इन करो। एक टीम को काम दिया जाता है कि जितने भी स्टेट में इस तरह की बैंक चोरी में शामिल पुराने चोर रहे, ज़रा उनकी हिस्ट्री निकालो, वो इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कुछ मदद मिले। एक टीम को काम दिया जाता है कि आसपास में जितनी गाड़ियाँ कोई भी संदिग्ध गुजरी हों उनको चेक करो। तो अलग अलग 8 टीमें बनाई गई और सारी टीमें अब काम पर लग गई। लगा कि जल्दी कुछ हो जाएगा। पहला धक्का तब लगा जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उस बैंक के सीसीटीवी कैमरे की सारी तारें, वायरिंग कटी हुई है। यानी चोरों को पता था और उन्होंने सारे वायर काट रखे थे। जो डेटा था सीसीटीवी का वो भी गायब। अब सीसीटीवी कैमरा है, क्या करे पुलिस। तो ये हुआ कि चलो बैंक के अंदर के तो सीसीटीवी सारे और दरवाजे के काट दिया, आसपास के तो होंगे, आजकल शहर में जगह जगह होता है। अब आसपास के कैमरों को खंगाला गया।
उधर कॉल डिटेल निकाला गया, उधर बैंक के स्टाफ के डिटेल, सब पे एक साथ काम चल रहा है, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस ने देखा कि उस रात कौन कौन सी गाड़ियाँ गुजरी, उसमें भी कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, लगातार लोकल मीडिया में खबर 53 करोड़ गोल्ड हाइस, अब बड़ा मामला। इसी छानबीन के दौरान तभी एक टीम को एक अजीब चीज़ दिखाई देती है। वो ये दिखाई देती है कि इस बैंक के करीब एक पार्किंग है, और उस पार्किंग में, चूँकि अब बैंक की सीसीटीवी की आपको बताया कि ख़राब है, बंद कर रखा था, तार काट चुके थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि इस पार्किंग में एक गाड़ी, एक कार। जब ये बैंक में चोरी हुई उससे करीब 3 घंटे पहले ये यहाँ पर आई, घूमी और चली गई। हो सकता है किसी भी गाड़ी, और भी गाड़ियाँ थी, फिर इसी गाड़ी पे नज़र क्यों? फिर पुलिस ने कैमरे से देखा उस पार्किंग के आसपास के, कि जब बैंक की चोरी का पर्दाफाश हो गया और लोग पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, उसके 2 घंटे के बाद फिर से वही कार उसी इलाके में घूमकर निकल गई। अब यहाँ पुलिस का माथा ठनका कि एक बैंक में चोरी हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक कार है जो चोरी से 2-3 घंटे पहले यहाँ आती है और फिर बेवजह चक्कर काट के निकल गई, और फिर बैंक जब चोरी लुट चुका बैंक, उसके 3 घंटे बाद फिर वही कार और फिर एक चक्कर काट के चली गई। तो एक पुरानी थ्योरी है पुलिस की कि क्राइम सीन हो या मर्डर सीन हो, कोई भी जब होता है तो कातिल या क्रिमिनल उस जगह पर एक बार लौट कर ज़रूर जाता है, देखने के लिए कि उससे कोई गलती तो नहीं हुई, ये भी देखने के लिए कि पुलिस क्या कर रही है। तो इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने उस कार का नंबर जो है जूम करके उसको आइडेंटिफाई किया। जब वो नंबर को आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि ये कार एक विजय कुमार बिरयाले नाम के शख्स पर रजिस्टर्ड है, यानी इस कार का मालिक विजय कुमार है। अब अभी तक ये था कि होगा, विजय कुमार को ढूंढेंगे, लेकिन तभी 2 अजीब जानकारी मिली। एक ये पता चला कि विजय कुमार सिर्फ 1 महीने पहले तक, बल्कि 1 महीने भी नहीं, 15 दिन पहले तक इसी बैंक का ब्रांच मैनेजर हुआ करता था, और 9 मई को ही उसका ट्रांसफ़र हुआ इसी शहर में कैनरा बैंक की एक दूसरी ब्रांच में। अब वो कार का मालिक इस बैंक का एक्स मैनेजर, और बैंक के पास जिस दिन ये वारदात हुई 2 चक्कर काटना। अब एक बैंक मैनेजर जिसका ट्रांसफ़र हो चुका, वो अपने पुराने बैंक के चक्कर क्यों काटेगा, वो भी ऑड आवर्स में, क्योंकि रात को चोरी हुई, रात को वो क्यों आएगा बैंक? दिन में हो सकता है पुराना एम्प्लॉय रहा है, किसी अपने कुलीग से मिलना हो, कुछ और काम है, लेकिन ऐसे वक्त में क्यों आएगा? पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस ने विजय कुमार को बुलाया, पूछताछ शुरू हुई। अब विजय कुमार कोई घाघ और पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, ज़रा सी पूछताछ में खुल गया। इसके बाद उसने 2 और नाम लिए, इनमें से एक था चंद्रशेखर और एक था सुनील। चंद्रशेखर भी कभी इसी ब्रांच में, इसी कैनरा बैंक में एम्प्लॉय था, बाद में छोड़ दिया उसने नौकरी, और फिर वो अपना एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा। अब ये तीनों आए, तीनों ने कहानी सुनाई। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने कुछ जगहों पर छापे मारे और वहाँ से करीब 10.5 किलो सोना बरामद किया, जिसकी कीमत है 11.25 करोड़ रुपए। बैंक से सोना चोरी हुआ जिसकी कीमत है 53 करोड़, अभी तक बरामद हुए सिर्फ 11.25 करोड़ के, यानी लगभग 42 करोड़ 42 करोड़ के गोल्ड को रिकवर करना भी बाकी है। अब जो करीब 10.5 केजी गोल्ड बरामद किया पुलिस ने, कर्नाटक पुलिस ने, उसमें से भी वो गोल्ड के नक्शे बदल चुके थे। कुछ को मेल्ट करके, पिघला कर, ढाल कर सोने को, उसको अलग अलग आकार दे दिए गए थे। कुछ की ईंट टाइप बना दी गई, कुछ के और बना दिए गए, क्योंकि इससे फिर मार्केट में या कहीं और आगे सोना बेचना आसान होता है। तो उन्होंने ये भी हरकत कर डाली। अब सवाल ये था कि इन लोगों ने ये चोरी कैसे की, और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि एक लॉकर रूम में गुड़िया की शक्ल में एक सबूत छोड़कर ये क्या मकसद से गए थे। तो जब विजय कुमार से पूरी बातचीत शुरू हुई तो इस लूट से ज़्यादा कहीं दिलचस्प इसकी साजिश की कहानी सामने आई। विजय कुमार इस बैंक में काफ़ी वक्त तक रहा, ब्रांच मैनेजर था, मतलब बॉस। इस बैंक में चूंकि जिस इलाके में था वहाँ के लोग अपने कीमती जेवर बैंक के लॉकर में रखा करते थे।
और उसमें ज़्यादातर सोने के जेवर होते हैं। ब्रांच मैनेजर होने की वजह से विजय को पता था कि यहाँ लॉकर में कितने सोने हैं और कितना सोना किस किस लॉकर में। इत्तेफाक से जिस लॉकर को इन लोगों ने खोला, और सिर्फ एक लॉकर, बाकी लॉकर में भी गोल्ड था, किसी लॉकर को टच नहीं किया सिवाय एक के। ये वो लॉकर था जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड रखा होता था, क्योंकि ये बड़ा था और ये बात कोई अंदर का ही बंदा जानता था। तो इसीलिए प्लान के हिसाब से विजय कुमार ने कहा कि अपने ही बैंक को लूटा जाए, सोना चुराया जाए। ये प्लानिंग हुई फरवरी इसी साल। अब फरवरी में प्लानिंग हुई, लेकिन प्लानिंग के साथ एक शर्त थी। शर्त ये कि विजय कुमार बार्ले को पता था कि कुछ वक्त इस बैंक में ब्रांच मैनेजर के तौर पर वो काम कर चुका है, और जो बैंक और सरकारी नौकरी होती है उसमें ये होता है कि ख़ास मुद्दत के बाद आपका ट्रांसफ़र ज़रूरी है। तो उसे ये पता था कि 2025 में उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी और ब्रांच में, क्योंकि यहाँ वो अपना वक्त काट चुका था। तो पहली प्लानिंग ये थी कि इस बैंक में वो तभी सेंध मारेगा जब इस बैंक से उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ताकि सीधे कभी उस पर शक ना हो, पुलिस उससे सवाल ना करे। एज ए बैंक मैनेजर, एक बॉस वही है उस ब्रांच का, तो वो बच जाएगा शक के दायरे में आने से। तो ये था कि पहले इंतज़ार करते हैं ट्रांसफ़र का, और उसने इस बैंक को लूटने से पहले अपने ट्रांसफ़र का इंतज़ार किया। आखिरकार फरवरी में ये कंफर्म हो गया कि मई में इसका ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसी शहर में हो रहा है जो मनागुली शहर है। तो लेटर आ गया ट्रांसफ़र का। अब लेटर यह था कि इसको 9 मई को इसी शहर के कैनरा बैंक के एक दूसरे ब्रांच में बतौर ब्रांच मैनेजर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। 8 मई इसका इस बैंक में लास्ट डेट था। फरवरी एंड में ये लेटर आया, और इसके बाद इसने अपने 2 साथियों को साथ मिलाया, चंद्रशेखर और सुनील। उसने कहा देखो 8 मई को मैं इस बैंक में मेरा लास्ट डे है, 9 को मैं अपना दूसरा बैंक ज्वाइन करूँगा ब्रांच, और उसी दौरान में हमें इस बैंक में चोरी करनी है, ताकि मुझ पर शक ना हो, क्योंकि मैं ब्रांच मैनेजर रहूँगा नहीं। तब उसमें यह हुआ कि इससे पहले कि ये चला जाए, पहले तो लॉकर की सारी जानकारी उसने इन दोनों को दी, और उसमें से चंद्रशेखर तो पहले स्टाफ ही था, वो भी जानता था। तो बतौर ब्रांच मैनेजर बहुत सारे आपके पास पावर होते हैं। जिस लॉकर में सबसे ज़्यादा गोल्ड थे, उसने उसी लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनाई और चाबी बनाकर अपने साथियों को दी। लेकिन साथियों को देने से पहले जो डुप्लीकेट चाबी बनाई, चूँकि ब्रांच मैनेजर है, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता, तो एक रोज़ बल्कि 1 या 3 बार उसने उस डुप्लीकेट चाबी से उसी लॉकर को खोलने की कोशिश की, और तीनों बार उस डुप्लीकेट चाबी से वो लॉकर खुल गया। मतलब काम हो गया। अब उसने डुप्लीकेट चाबी अपने दोनों साथियों को दे दी। ट्रांसफ़र लेटर तैयार था। 8 मई को जाना, 9 मई को दूसरे ब्रांच को ज्वाइन करना, चाबी डुप्लीकेट तैयार, सिक्योरिटी सिस्टम बतौर मैनेजर उसे सब पता था। सीसीटीवी की वायरिंग कहाँ से जाती है, लाइट कहाँ से स्विच होगा बंद, बैंक के बाहर के लाइट को कैसे बंद करना है, सब कुछ जानकारी में था। क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी बैंक की हिफाजत की थी, बैंक में रखे हुए लोगों की अमानत की हिफाजत की थी, जब वही ये ठान ले कि मुझे इसी बैंक को लूटना है, तो फिर उसे कौन रोक सकता है। तो घर का भेदिया ही जब लंका ढाने पे आ जाए तो फिर क्या कीजिए। तो खैर उसने सारी प्लानिंग की। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर तय किया कि हम बैंक की चोरी पर, गोल्ड की चोरी पर अलग अलग फिल्में और वेब सीरीज़ देखेंगे, ताकि कहीं से चूक ना हो। ये आइडिया जब से मनी हाइस्ट आई है तब से ही चल रहा है। तो इन लोगों ने बहुत सारे वेब सीरीज़ देखी। साउथ की फिल्में बड़ी कमाल की होती हैं, पर ऐसी आइडियाज़ से ही निकल कर बनती। हो सकता है इस जिसकी कहानी सुना रहा हूँ इस पर कोई साउथ की फिल्म बन जाएगी कुछ वक्त में ही। तो इन लोगों ने वेब सीरीज़ देखनी शुरू की, फिल्में देखनी शुरू की, और छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना शुरू किया। और इन्हीं सब के बाद इन्होंने तय किया कि इस बैंक को 23 मई को लूटेंगे, यानी 23 मई को। अब 23 मई की तारीख क्यों चुनी, इसके पीछे भी इनकी यही बैंक की चोरी से रिलेटेड फिल्में और वेब सीरीज़ थी, जहाँ से आइडिया आया। असल में 23 मई को तब आईपीएल चल रहा था। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी अपने विराट कोहली की टीम आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का एक मैच था, जो बेंगलुरु में था। अब कर्नाटक में ज़्यादातर आरसीबी के फ़ैन, और इस बार तो आरसीबी का शुरू से ये था कि शायद आईपीएल की ज़बरदस्त दावेदार है, और वो जो बीच में रुका था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो आईपीएल दोबारा शुरू होना था। तो 23 मई को आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था।
इन तीनों ने तय किया कि हम उसी दिन बैंक को में चोरी करेंगे। उसकी वजह ये थी कि रात को मैच ख़त्म होगा और उस दिन आरसीबी की जीत पर सब जश्न में डूबे होंगे और उसी जश्न के माहौल में धीरे से ये लोग बैंक में दाखिल होंगे, सोना चुराएंगे और निकल देंगे। 23 मई की पूरी तैयारी हो गई, लेकिन बदकिस्मती से 23 मई का वो मैच आरसीबी सनराइजर्स हैदराबाद से हार गई। अब आरसीबी हार गई तो फिर काहे का जश्न, सारा जश्न वाला मामला अधूरा हो गया। अब इन्होंने कहा नहीं, ऐसे वक्त में बैंक के अंदर सेल नहीं लगाएंगे। इसके बाद तय किया इन्होंने दूसरी तारीख फाइनल 25 मई, 25 मई। अब 25 मई की तारीख आई। उससे पहले वेब सीरीज फिल्में देख चुके थे। इन्हें यह भी पता था कि जब बैंक में इस तरह से सोना और ख़ासतौर पर गोल्ड चुराने के बाद अब इतने सारे, अगर आप 40-50 किलो या उससे ज़्यादा चुरा रहे हैं तो फिर उठाना, गाड़ी में ले जाना, तो गाड़ियों का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे केस हुए गोल्ड की चोरी के जिसमें पुलिस चोरों तक गाड़ियों की बदौलत पहुंची कि गाड़ी के सीसीटीवी कैमरे में कैद और उसके नंबर के थ्रू पुलिस चोर तक पहुंच गई। इन्होंने यहाँ भी एक आइडिया निकाला। इन्होंने कहा हम एक ट्रक लेंगे और इनके पास 2 स्कूटी। अब ट्रक में बैठकर तो ये आएंगे नहीं, तो ये था कि थोड़ी दूरी तक हम ट्रक के साथ चलेंगे, उसके बाद एक जगह पर दोनों बाइक उस ट्रक के अंदर डाल देंगे और फिर ट्रक में बैठेंगे ताकि इनकी बाइक का नंबर नहीं आए। और ट्रक तो इन्होंने फेक उससे किराए पर लिया था, तो ना अपनी असली आइडेंटिटी दी ना कुछ और दिया, तो ये पकड़ में भी नहीं आएंगे। तब इन्होंने सोने को चुराने के बाद ट्रक में रखने के लिए एक ट्रक हायर किया और उसी ट्रक में दोनों मोटरसाइकिल डाल दी। 25 मई की अब रात ये पहुँचते हैं। बैंक मैनेजर होने का पूरा फ़ायदा उठाया, जाकर सीसीटीवी कैमरे की और रिकॉर्डिंग की सारी वायरिंग काटी, जो लाइट थी उसको बत्ती गुल कर दिया और ये सब करने के बाद डुप्लीकेट चाबी पहले से थी, स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद अंदर दाखिल हुए। वहाँ जाकर एक ही लॉकर को हाथ लगाया जिसकी चाबी पहले से थी और वहाँ जितना गोल्ड था पहले से पता था कितना गोल्ड होता है। कई साल का तजुर्बा था विजय कुमार बिरयाले को, ब्रांच मैनेजर। तो उन्होंने सारे गोल्ड निकाले। उसे एक लॉकर में 53 करोड़ रुपए का सोना था। उसके बाद लिए और निकलने लगे। लेकिन निकलने से पहले इन्होंने उसी लॉकर रूम में एक गुड़िया छोड़ दी, यही गुड़िया जिस गुड़िया को सिंदूर और हल्दी और इन सब से सजाया गया था, और छोड़कर चले गए। पर एक छोटी सी गलती, इतना परफेक्ट, इतनी सारी वेब सीरीज देखी, फिल्में देखी, एक जगह मार खा गए। पूछा पुलिस ने कि जब तुमने इतनी सारी चीज़ें की तो ये बताओ कि बैंक को लूटने से पहले 3 घंटा और लूटने के 3 घंटे बाद तुम एक यहाँ बैंक मैनेजर रह चुके अपनी कार ओरिजिनल नंबर के साथ इस बैंक के इर्द गिर्द क्यों टहल रहे थे? तब उसने बताया कि पहली बार तो मैं आया था क्योंकि अंधेरा हो गया, कोई मुझे जानेगा नहीं, मैं तो कार में हूँ और ये देखने आया था कि सब कुछ प्लान के हिसाब से है, मुझे सिग्नल देना था बाकी साथियों को, तो मैं चला गया। बोला ठीक है, तो चोरी के बाद क्यों आए? उसने बोला कि हर चोर के मन में एक होता है कि भाई चल के देखूं क्या कर रही है पुलिस। तो बस उसी बहाने से मैं चला आया और मैं इधर उधर अपना टहल कर निकल गया, पर गलती से कैमरे में कैद हो गया। अब सवाल इस गुड़िया का था कि गुड़िया क्यों छोड़ा भाई? कोई भी सबूत तो छोड़ते नहीं। एक वेब सीरीज में इन लोगों ने एक बैंक चोरी का केस देखा था, रियल ओरिजिनल, और वो केरल और तमिलनाडु की स्टोरी थी। उसमें यह थी कि केरल और तमिलनाडु के कुछ बैंकों में चोरी हुई और चोरों ने उस बैंक में चोरी करने के बाद एक ऐसी ही गुड़िया छोड़ दी थी कई बैंकों में, और उस गुड़िया में इस तरह की चीज़ें थीं कुछ, फिर फर्श पर भी इन्होंने सिंदूर और हल्दी बिखेर दी थी। उसकी वजह ये थी कि वो लोग जो चोर थे वो भूत प्रेत तंत्र मंत्र इन सारी चीज़ों में भरोसा करते थे, और उन्हें ये था कि वहाँ पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें छोड़ेंगे तो इस गुड़िया और इस तंत्र मंत्र सिंदूर और ये सारी चीज़ें जो रख कर आए पुलिस उन तक नहीं पहुँच पाएगी। तो खैर केरल पुलिस और तमिलनाडु पुलिस दोनों ने उस केस को सुलझाया। 2-3-4 केस ऐसे हुए थे और उस गैंग को पकड़ लिया। लेकिन कर्नाटक में क्यों? तब विजय कुमार ने बताया कि मैंने, चूँकि बैंक स्टाफ भी हूँ, बैंक की इस चोरियों के बारे में पढ़ा था, देखा था, फिर वेब सीरीज़ भी देखी, तो मैंने सिर्फ इसलिए गुड़िया रखी
ताकि शुरुआत में पुलिस को उलझा सकूं, जो बेसिक किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट टाइम होता है, शुरुआत के ही दिन या घंटे होते हैं। तो मैंने गुड़िया रखने का मकसद ये था कि ताकि कर्नाटक पुलिस को ये लगे कि इस बैंक में चोरी के पीछे या तो केरल के गैंग का हाथ है या तमिलनाडु के गैंग का हाथ है। वो कर्नाटक और इस शहर के बारे में तो सोचे ही नहीं। तो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने ये गुड़िया यहाँ रखी थी, ताकि इसे तंत्र मंत्र जादू टोना समझकर पुलिस केरल और तमिलनाडु की जो गैंग है उनके बारे में तफ्तीश करना शुरू करे। और इनिशियल बाद में कुछ पुलिस ने कहा कि जब ये गुड़िया मिली तो हमें भी ये मालूम था कि केरल और तमिलनाडु में कुछ बैंकों में इसी तरह चोरी हुई और इस तरह की गुड़िया मिली। तो हमने कांटेक्ट भी कर लिया था कि वो चोर कहाँ हैं इस वक्त, कौन कौन से ऐसे गैंग है, गिरोह हैं। लेकिन वो था नहीं, इसे भटकाने के लिए था। एक कार चोरी से पहले और चोरी के बाद सारा भेद खुल गया। 53 करोड़ में से 11 करोड़ के करीब सोना मिल चुका है, लेकिन 42 करोड़ का गोल्ड अब भी बरामद करना बाकी है। और पुलिस की इनिशियल पूछताछ के हिसाब से कई और लोग अभी अरेस्ट होंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी जगहों को पकड़ा है, कुछ ऐसे सोनार हैं जो इन सोना को पिघलाने का काम कर रहे हैं, ताकि पिघला कर उसे एक नया आकार, एक नई शक्ल दी जाए और फिर उसे मार्केट में उतारा जाए। लेकिन फिर भी अभी 25% भी सोना बरामद नहीं हुआ है। उम्मीद यही है कर्नाटक पुलिस ने अच्छा काम किया है, बाकी के गोल्ड भी बरामद कर लेगी। क्या क्या आइडिया कहाँ कहाँ से लाते हैं। और ख़ास तौर पर देखिए कि जिस बैंक का मैनेजर, जिसकी जिम्मेदारी है, लोग जिसके भरोसे पर सब कुछ वहाँ रख कर जाते हैं, वही चोर निकला। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रिंसी सिंह इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रिंसी। और ये शुभम सिंह की सिस्टर है। साथ ही मनीषा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनीषा। और ये धूप सिंह जी की बिटिया है। पिंकी चौहान का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पिंकी चौहान जी। और ये राजा हिसारिया की वाइफ है। साथ ही सोहन सिंह उर्फ सोनू, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सोहन। और ये हरिओम सिंह जी ने भेजा है। रज़िया, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रज़िया। और ये इरशाद अहमद तवाव, उनकी वाइफ है, इरशाद साहब की वाइफ है रज़िया। आदिति, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आदिति। और ये रमेश सोलंकी जी ने भेजा है। साथ ही अदनान खान, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अदनान। और ये मोहम्मद इसरार अहमद ने भेजा है। इसके अलावा प्रकाश न्यूपाने नेपाल से हैं, इनके बेटे का आज बर्थडे है, पर बेटे का नाम इन्होंने लिखा नहीं, पर कोई बात नहीं। प्रकाश जी, पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से आपके बेटे को ढेरों शुभकामनाएं जन्मदिन के लिए। साथ ही आज अकरम असलम शेख, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अकरम असलम शेख। और ये भेजा है निदा एंड अमीर शेख ने। दलेल सिंह जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दलेल सिंह जी। और ये हरविंदर जी के पिताजी हैं। साथ ही प्रियंका बिंद एंड प्रदीप कुमार, इन दोनों की एनिवर्सरी है आज, तो प्रियंका जी और प्रदीप जी, आप दोनों को बधाई। निर्मल विश्नोई और ओम प्रकाश, इन दोनों की भी एनिवर्सरी, तो निर्मल जी एंड ओम जी, आप दोनों को बधाई। भेजा अशोक बिश्नोई ने है। रश्मि दुबे एंड चंचल दुबे, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो रश्मि जी एंड चंचल जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई शादी की सालगिरह। सोनल एंड देवाशीष, तो सोनल एंड देवाशीष, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। मंजीत कौर एंड देवेंद्र सिंह, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो मंजीत जी एंड देवेंद्र जी, आप दोनों को बधाई। इसके साथ ही कहानी में आज इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।